नमस्कार, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अग्निशेखर जी हैं, जो कि फाउंडर कन्वीनर हैं पनून कश्मीर के। और आइए आज बात करते हैं पनून कश्मीर की अचीवमेंट्स के बारे में। अभी तक आपने इनकी जर्नी सुनी, इनके स्ट्रगल के बारे में सुना, और 1990 से लेके अब तक क्या क्या कार्य है, कौन कौन सी अचीवमेंट्स पनून कश्मीर की हैं, वो बात करेंगे हम। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे असेंबली, एमपी की असेंबली में एक बिल पारित हुआ था कश्मीरी पंडितों के फेवर में, जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, और उसके बारे में जरूर बताइए। मुझे खुशी है कि आपने ये प्रश्न पूछा जी। हमारी कश्मीर की जो लड़ाई है, जो तहरीक है, जो मूवमेंट चली है, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट और युगांतरकारी मोड़ है कि इसमें ऐसा प्रयास किया गया कि उन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, जो आज पार्लियामेंट में और यूनियन मिनिस्टर हैं, इन तक हम पहुंच सके। और उसमें मुख्य भूमिका निभाई हमारे यूएसए में डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी हैं, जो उनके घनिष्ठ थे। तो ये सारा श्रेय सुरेंद्र कोल जी को ही जाता है। उन्होंने इनको मोटिवेट किया और फिर हम यहाँ से गए, और वहाँ मध्य प्रदेश की असेंबली में, विधानसभा में सर्वसम्मति से सभी पार्टियां वहाँ थी। तो कश्मीरी पंडितों को लेकर के एक संकल्प पारित हुआ, और यूनानिमिटी के साथ। और उस संकल्प में ये बात गौर करने लायक है कि कश्मीरी पंडितों की जियो पॉलिटिकल एस्पायरेशंस, जो भू राजनीतिक इनकी आकांक्षाएं हैं, वो होता है पनून कश्मीर। जियो पॉलिटिकल क्या होता है? जियो पॉलिटिकल है पनून कश्मीर। तो उनको उनके हिसाब से वापसी के लिए कदम उठाए जाए, केंद्र को उठाना चाहिए, और पूरा मध्य प्रदेश एक मत सहमत होकर इनका समर्थन करता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और प्लान ये था हमारा कि इसके बाद हम उन राज्यों में जाएंगे जो ऐसा। इसके लिए भी मैं आपसे कहता हूँ कि ये तो मैंने उनका नाम लिया, हमारे मित्र जो उस समय उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही है, डॉक्टर सुरेंद्र कोल की, उन्हीं की वजह से ये हुआ। उसके बाद यूथ फॉर पनून कश्मीर की बात कर रहे थे, ये जिम्मा उनके था कि महाराष्ट्र, गुजरात और भी कई जगहों पे हमने करना था। लेकिन ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हमारे उसमें है। और अचीवमेंट की दृष्टि से देखें तो आपको ये भी तो ध्यान में होगा ही, और सब जानते हैं कि एक जो अभियान कश्मीरी पंडितों ने छेड़ा पनून कश्मीर के माध्यम से, मैं ये नहीं कहता हूँ हम ही ने छेड़ करके, सब ने अपनी अपनी एंगल से अपने जो जिसके जितना चला बस में था उन्होंने किया। ये मुख्य रूप से एक पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल एजेंडा हमने पनून कश्मीर के सामने, कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं, कश्मीरी निर्वासित हिंदुओं के सामने रखा। यानी एम एक होता है ना कि आपका उद्देश्य क्या है जिंदगी जीने का निर्वासन में, व्हाट्स योर एम as a Kashmiri Pandit in exile, living in extermination from your roots land। तो हमने एक उद्देश्य दिया। उद्देश्य यह है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बचानी है, मुझे अपना कश्मीर बचाना है, मुझे भारत बचाना है। कश्मीर में भारत बचाने के लिए मुझे होमलैंड चाहिए, सेपरेट होनी है। एक आपने एजेंडा दिया, और इस एजेंडा ने एक इलेक्ट्रीफाइंग रोल था इसका, काफ़ी जगह जब फैलाई, नई बात थी। और ये पैन इंडिया बात थी। ये न केवल इसको कुछ लोगों ने कोशिश की कि ये पंडितों की डिमांड है, पंडितों की स्ट्रगल, नहीं है। अगर पंडितों की डिमांड है तो ये पूरे पैन इंडिया की डिमांड है। तो आप हिंदुस्तान की, आप भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कश्मीर के बिना। और जब कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ कश्मीरी पंडित ने, कौन से कश्मीर की बात करते हैं? जब आपने ये कहा कि सेव कश्मीर टू सेव इंडिया, विच कश्मीर यू आर गोइंग टू सेव विदाउट कश्मीरी पंडित्स। और कश्मीरी पंडित्स इनहेरिटर्स हैं, इनहेरिट करते हैं उस लिगेसी को जो वैदिक है, इंडिक है, और एवोल्यूशन। आप कश्मीरी भाषा देखिए, कश्मीरी संस्कृति देखिए, धर्म देखिए, अध्यात्म देखिए, शैविज्म देखिए, क्या नहीं है। भारत का पूरा इतिहास, बोध जो है वो कश्मीर में दिया है। तो ऐसे में ये एक अचीवमेंट थी कि आपने एक गोल दिया।
दूसरा ये था कि पूरी बिखरी हुई छितरी हुई कम्युनिटी में आपने कनेक्टिविटी दी। और इतना ही नहीं, जो हमसे पहले के निकले हुए कश्मीरी पंडित से, जैसे लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, जैसे गुजरात में, ये जो भट्ट हैं पुराने कश्मीरी पंडित, उनसे जुड़ना, उनमें ये जगाना, और उन्होंने भी किसी हद तक कंट्रीब्यूट किया और पुराने लोगों तक, रूट्स तक पहुंचना। एक तीसरी बात, ये सबसे बड़ी जो बात है कि हमने अपनी ओर से विद इन आवर लिमिटेशंस जो कल्चरल रेनेसांस जिसको बोलते हैं, यानी रिसर्जेंस, जो अब आपकी आइडेंटिटी खो चुकी है, वो आइडेंटिटी क्या है? आपका एस्थेटिक्स, तब मुझे क्षमा करिएगा, मैं बहुत विनम्रता से विद ऑल ह्यूमिलिटी ये बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जब आप बोलते थे शुरू में, तब तक अधिकांश लोगों को पता नहीं होता था ये कैयट कौन है, लल्लट कौन है, मम्मट कौन है, ये कौन है, क्योंकि मैं इसका स्टूडेंट रहा हूँ। इसलिए मुझे पता था कि कश्मीर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एस्थेटिक्स में। यानी मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, जो मेरे माध्यम से अभी सुनना चाहते हैं, या जिन्हें पता ना हो या जिन्हें पता भी हो, वो तो जानते ही जानते हैं। कश्मीर, पूरे भारत का जो काव्य शास्त्र है, पूरे भारत का एस्थेटिक्स जो सौंदर्य शास्त्र है, वो सारा का सारा कश्मीर ने दिया है। और ये सारा का चाहे ध्वनि हो, रस हो, औचित्य सिद्धांत हो, क्षेमेंद्र हो, वो उसकी बात करना। और ऐसे कश्मीरी पंडित जिनको लगता है हम अनाथ हैं, हम कुछ नहीं हैं, उनको लगता है यार हम सब कुछ थे, सब कुछ हैं, सब कुछ हो सकते हैं। इसलिए अचीवमेंट्स में आपने एक तो चेतना जगाई कि आप कौन थे, कौन हैं, और हमारा क्या है। हम कोई अनाथ नहीं हैं, हमने इस संसार को संवारा है। ये कोई अहंकार या दंभ नहीं है। दुनिया आपको ये कहता है भारत में इतिहास की चेतना नहीं है। दुनिया ये जानती है, अब जानती है, पहले भी जानती थी, लेकिन हमने एक पूरा इंटीग्रेटेड वे में जो तहरीक चलाई कि कश्मीर ने कलहन दिया है, कश्मीर ने इतिहास बोध दिया है। और इतना एक कलहन नहीं, कलहन जब इतिहास राजतरंगी कहते हैं, वो कितने इतिहासों की बात करते हैं, सोर्स में। फिर आपने जोनराज दिया है, फिर आपने श्रीवर दिया है, शुक दिया है, प्राजबढ़ दिया है। तो एक इतिहास की चेतना आपने दी है। और मैं आपको ये भी कहूँ, एक तो इतिहास की बात मैंने कही, कश्मीर ने शैव दर्शन दिया है, त्रिक दिया है, कश्मीर ने आचार्य अभिनव गुप्त को दिया है, जिनको मैन ऑफ द मिलेनियम कहते हैं। ये सारी बातें हम अपने भाषणों में, इंटरेक्शन में कहते थे, उससे एक चेतना जगती थी। आपने इन 35 सालों में, 35 वर्ष में एक लिटरेचर इन एग्जाइल, एक नई विधा दी लिटरेचर। भारतीय साहित्य जो है, इंडियन लिटरेचर है, उसमें एक डायमेंशन आपने जोड़ा, एग्जाइल कॉन्शियसनेस वाला। आपके पास आज लगभग हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, उर्दू इत्यादि में लिखने वाले जो हमारे एग्जाइल में हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 500 किताबें आपके पास हैं। डायरियाँ आपने लिखी एग्जाइल को लेकर के, नॉवेल्स लिखे आपने, कविताएं लिखी आपने, डायरियाँ लिखी, एसेज लिखे, क्या नहीं लिखा। तो एक कल्चरल फ्रंट की आपने बात की। लिटरेचर में, पेंटिंग्स में मैंने कहा वीर मुंशी से स्टार्ट करके जितने भी आप नाम लिए, राजेंद्र तिक्कू की बात करिए, उन्होंने एन इवनिंग एट पुरखू कैंप, एक उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े काम उन्होंने किए। मैंने गोकुल डेम्बी की बात की, मैंने भूषण जी की बात की, मैंने ये जो अपने विजय कोल हैं, मेरा छोटा भाई वीर जी, बिल्कुल। तो एकदम वो कॉन्शियसनेस पेंटिंग्स में आई, म्यूजिक में आई। मैंने कहा पहले भी, पिछले एपिसोड में मैंने कहा कि कैसे ये सब हुआ। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि पहली बार हुआ है इस निर्वासन में। मैंने कुलदीप सप्रू को, जो हमारे संगीतकार हैं, मित्र हैं और बहुत अच्छे कंपोजर हैं, उनसे एक होलोकॉस्ट धुन बनवाई। आप बताइए ना, कब थी आपके पास होलोकॉस्ट धुन? बिल्कुल, मैंने बनवाई। तो जब आप कोई भी प्रोग्राम करें तो पहले धुन बजती है, होलोकॉस्ट धुन बजती है, क्यों हमारे साथ हुआ है, वो पेन है, तो होलोकॉस्ट धुन बनी। तो एक अवेयरनेस आई ना इसमें, संगीत में, स्कल्पचर में। आप मूर्तियां देखिए, उसमें है। और इतना ही नहीं, आपने ये भी मार्क किया होगा जम्मू में खासकर, यहाँ एक धीरे धीमे स्तर पे घरों के नाम अपने गांव पर रखे गए, अपनी नदियों पे रखे गए। जैसे मेरा गांव है
सुंबल। तो मेरे गांव में आइए, मेरे घर आइए तो वहाँ लिखा हुआ है सुंबल। और ऐसे ही एक का नाम है रत्नीपुरा, एक का कुछ है। तो मेरे एक दोस्त है यहाँ रूपनगर जम्मू में रहता है, उसने कहा सर मैं क्या करूँ, मेरे गांव का नाम ऐसा है कि वो लिखा नहीं जाएगा। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो निक नेम है तो वो अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अच्छा नदी कौन सी है? उसने कहा हमारी तो विशव है। मैंने कहा लिखो विशोका, तो उसके घर का नाम विशोका है। इसी तरह रत्नीपुर, विशोका। और सबसे बड़ा व्यंग्य है एक त्रिकुटा नगर से, मैं शुरू में किसी कश्मीरी पंडित विस्थापित को नया मकान बनाना पड़ा अपना इतना छोड़ के। उसने पता क्या घर का नाम रखा? चेटिनाव। ये मेरी चट्टी है, मुझे पड़ी अपना का मकान बना, चेटिनाव लिखा। तो ये हंसने ही की बात नहीं है, रोने की बात है कि पेन है। तो इस तरह जो स्थान बोध है ये ऐसा क्यों हुआ होगा रोहित जी? आप ये जानते हैं कि कश्मीर में हमारे एक्सोडस के बाद, हमारे रिलीजियस क्लींजिंग के बाद वहाँ एक चला डिनाइल ऑफ जेनोसाइड चलता है कि कुछ नहीं हुआ है, जिनको जगमोहन ने निकाला, हमने थोड़ी मारा, आर्मी ने मारा, वो ऐसा। उसके साथ एक और कैंपेन वहाँ चली कि जो स्थान बोध होता है, प्लेस नेम की एक कॉन्शियसनेस होती है। जैसे आप कुलगांव के हो तो कुलगांव का नाम क्यों है? कुलवागेश्वरी है। जैसे आप श्रीनगर हो, कितने लोगों को पता है कि श्रीनगर जो है ये मगध के महाराजा अशोक ने बनाया है श्रीनगरी। आज उसका नाम मिटाया जा रहा है। हाफ ऑफ श्रीनगर जो है डाउनटाउन, उसका नाम बदल के इन्होंने शहर खास कर दिया है। अब हाफ शहर खास बदलने से क्या वो इतिहास गया। जैसे मैं वितस्ता की बात करता हूँ, वितस्ता का अपने नदियों का महात्म्य है। वितस्ता को जब आपने झेलम कर दिया, हालांकि अब नहीं किया सैकड़ों साल पहले से, तो झेलम कहने से वो इतिहास खत्म होता है। शंकराचार्य पर्वत का तो अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली इसी वर्ष जो इलेक्शन हुए, इसमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में कहा हम सरकार में आएंगे और हम शंकराचार्य पर्वत का नाम कोहे सुलेमान करेंगे और भारी पर्वत का कोहे मारहान करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे प्लेस कॉन्शियसनेस से आपकी कनेक्टिविटी पर चोट है, खत्म करना। इसी तरह इतिहास बदला गया। तो हमारी अचीवमेंट में ये है कि हमने इसको हैमर किया, लोगों ने इतिहास लिखा। मैं आपके जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, कई लोगों ने बड़े अच्छे काम किए। डॉक्टर केन पंडा की 2 पुस्तकें खासकर जानी चाहिए, तोहफतुल अहबाब और ए मुस्लिम मिशनरी इन कश्मीर, जो उन्होंने उनके बहरिस्तानी शाही और तोहफतुल अहबाब। इतना ही नहीं, हमारे मित्र हैं डॉक्टर R.L. भट्ट। डॉक्टर भट्ट साहब ने पर्शियन हिस्ट्री को स्टडी करके कंपैरिजन के जो उसमें डिस्टॉर्शंस हैं, जो उसमें इंटरपोलेशंस हैं, जो उसने गड़बड़ की है हिस्ट्री, जो अब मैंने अभी कहा हिस्ट्री में कलहन से लेकर के जोनराज से लेकर के श्रीवर शुक, उसके बाद उन्हें कट किया है और उन्हें मनगढ़ंत हिस्ट्रियाँ की हैं। तो उस पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, वो सबको पढ़ना चाहिए कि पर्शियन हिस्ट्री। तो इस तरह ये अचीवमेंट्स ये नहीं कि पन्नू कश्मीर ने करवाया, पन्नू कश्मीर ने एक थॉट दिया, एक कॉन्शियसनेस दी, लोगों में अपने भी थी। ऐसा नहीं कि क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन एक माहौल, एक एम्बियंस बनाना। और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, बच्चों में ये करना, आप देखिए कितने बच्चों के आपने कश्मीरी नाम भी देखे होंगे। कश्मीरी नाम ये कनेक्ट करने के तरीके हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि एक तो ग्लोबल अवेयरनेस हमने क्रिएट की। बिल्कुल, हम उसी बारे में जानना चाहेंगे कि ग्लोबल अवेयरनेस जो आपने की है, क्रिएट की है, वो उसमें कितनी अचीवमेंट हुई आपकी, वो उसमें कितने? सबसे पहले बताइए, देखिए हम कभी क्या सोच सकते थे कि कश्मीरी पंडितों की आवाज़ जेनीवा में उठाई जाएगी? जी, जो इंटरनेशनल एक्टिविटी है, वहाँ हमारे लोग गए और वहाँ अजय जी गए, उन्होंने प्रेजेंट किया। वहाँ अदर साइड ऑफ द स्टोरी लोगों को लगा। और मैं स्वयं लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के एनेक्सी में मेरा स्पीच था, मेरे साथ अशोक पंडित थे, हमने फिल्म दिखाई, हमने लेक्चर किए, हमने कॉन्टेक्ट किया कि हमारे साथ क्या हुआ है कश्मीर में। एंड वी हैव बीन फोर्स्ड आउट and we are facing the threat of extinction as socio-cultural religious body जो इंडिक है। अच्छा, मैंने यूएस में गया, मैं ही नहीं गया, कई लोग गए, मैं अपनी बात, चूँकि आप मुझसे बात करें, एक बार यूएस गया और यूएस में एशिया वॉच है। एशिया वॉच एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ खाली मुझे जो बताया गया वहाँ देशों के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रीमियर्स,
फॉरेन मिनिस्टर्स, कल्चरल एम्बेसडर्स ही बोल सकते हैं एंटाइटल, बाकी नहीं। वहाँ अमेरिका के, ओवरसीज अमेरिका के कश्मीरी पंडितों ने मेरे लिए ऐसा माहौल बनाया कि मुझे वहाँ इनवाइट किया गया बोलने के लिए। एशिया वॉच में शायद ही कोई और कश्मीरी पंडित वहाँ बोला हो। मेरे साथ डॉक्टर के एल चौधरी जी भी थे ये, और मेन रोल उसमें डॉक्टर अनिल कोल का था, जेबी कोल का था, राकेश कोल का था। उनकी वजह से मैं, इतना ही नहीं, फिर हम यूएनओ जो है आपका न्यूयॉर्क में, यूएनओ में ये वहाँ प्रोटेस्ट, उसके गेट के बाहर मुझे अभी भी विविडली याद है, वहाँ मैंने प्रोटेस्ट किया। वहाँ प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा था, कश्मीर इशू को लेकर मैं यूएनओ के सामने प्रोटेस्ट किया। इस तरह ग्लोबली अपनी अपने फिर इतना ही नहीं कि हम ही ने किया, फिर आपने अपनी इच्छा से किया, कई लोगों ने किया। उसमें हमारे डॉक्टर के एन पड़दा का बहुत रोल है, जो ब्रसेल्स वहाँ सब जगह जाते रहे। इसी तरह ओवरसीज एसोसिएशंस के लोग जो हैं कश्मीरी पंडित, उनका रोल बहुत ज़बरदस्त है। हमारे सर्वाइवल में जब ग्लोबल अवेयरनेस फैली, जो हमारे बच्चे आज वर्ल्ड लीडरशिप में हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में हैं, इनकी एजुकेशन को लेकर के जितना सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, फैमिली वाइज डायरेक्ट सपोर्ट हमारे KOA ने किया है, कश्मीरी ओवरसीज। मैंने वहाँ स्वयं जाकर उनको थैंक्स किए ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीर, ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीरी पंडित्स की। आपका मोनूमेंटल कंट्रीब्यूशन है जो आपने हमारे बच्चों के लिए किया, अभी भी कर रहे हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे कुछ भी हो, एजुकेशन है। तो बिल्कुल ये ग्लोबल अवेयरनेस का ही नतीजा है, ग्लोबल कनेक्टिविटी का। यू फील कि आज तो फैसिलिटी है, आप अभी फ़ोन उठाएंगे, अभी अमेरिका, अभी इंग्लैंड कर सकते, तब तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए। और मुझे ये भी याद है कि कन्हैयालाल कोल जी थे, उनका स्वर्गवास हुआ है, वो बड़े शुभ चिंतक थे कश्मीरी पंडितों के। वो जब हमारे कांटेक्ट में आए, वो यहाँ आए और वो बड़े द्रवित हुए। 2 इंसिडेंट में ब्रीफली आपको उनके बताऊंगा। उनको मैं ले गया उधमपुर से ऊपर भटल बालिया में एक कैंप हुआ करता था हमारा, और सबसे बद से बदतर हालत में अगर कोई कैंप था तो वो था। वो मुझे कभी लगता था ये साइबेरिया का जैसे पनिशमेंट है। वहाँ आजू बाजू में कोई सिर्फ पहाड़ थे, उसमें मेरी कविताएं भी हैं। तो वहाँ जब जा रहे थे मैंने उनको कहा, वो लोग बेचारे अनअटेंडेड है, कोई जाता नहीं है, और वहाँ फोटो वोटो खिंचवाने के लिए, प्रेस के लिए नेता वेता लोग इधर उधर जाते हैं। अब हाँ तो चलो, उनने टैक्सी कैब लिया और हम ले गए, मैं उनके साथ था। और जब हम वहाँ पहुँचे ऊपर, तो वहाँ धूल थी इतनी ज़बरदस्त, और धूल के गर्दो गुबार में बच्चे 5, 10, 15 बच्चे खेल रहे थे, एक दूसरे का धूल मार रहे थे, झोंका मार रहे थे। तो उन्होंने कहा, गाड़ी हमने रोकी, कहा हमारे बच्चों का कि ये भविष्य क्या होगा हमारे बच्चों का, ऐसी धूल में अगर वो खेल। उनको लगा कि ये लोकल बच्चे हैं, ये पहाड़ के बच्चे हैं, ये हो गए। मैंने कहा, कन्हैयालाल कौर जी, ये आपके कश्मीरी पंडित बच्चे हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए था। मुझे याद है वो कार से नीचे, टैक्सी से नीचे उतरे, पास में एक बहुत बड़ी चट्टान थी, पल था, उस पर बैठ के सिर पकड़ के ऐसे ऐसे किया, कहा हे भगवान, माय गॉड, कुछ करना होगा। फिर मैं उनको ले गया कैंप में। उसके बाद वेट, तो वो फिर वापस चले गए अमेरिका में उनके जो मित्र थे JB कोल, जगभूषण कोल, और मुझे पता है कि उनके सुनाया गया, उनके एक बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, ऋषि उसका नाम था। तो उन्होंने उसको मोटिवेट किया कि तुम बेटे के नाम पर एक स्कूल खोलो वहाँ उधमपुर तो फिर ऋषि मॉडल स्कूल वहाँ बना। तो उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया कि तुम इसके ये बनो, इसके ये बनाओ, ट्रस्ट बनाओ। मैंने कहा मैं इसमें नहीं रहूँगा, इसमें अच्छे लोग हैं, वो करेंगे। तो वहाँ बनाया। ये हमारी ग्लोबल एक्टिविटी का। इतना ही नहीं, अगर आपको याद हो, मिश्रीवाला से यहाँ से मुठी के बाद पुरखू कैंप, पुरखू के बाद मिश्रीवाला कैंप, मिश्रीवाला के बाद जिडी कैंप हुआ करता था। जिडी कैंप में भी एक टेम्पररी एडहॉक स्कूल खोला गया था, उसकी हैचमेंट थी ऊपर। तो ऐसे आइडेंटिफाई करो बच्चे, मिल्क सप्लाई स्कीम, उनका सपोर्ट करो, ये करो वगैरह। तो ये बिकॉज ऑफ की जो हमारा ग्लोबल था, ये अचीवमेंट थी, सकर था, मेडिकल फैसिलिटी, जितना आप कर सकते हो, ज़्यादा तो नहीं किया, हम सपोर्ट करते। तो जैसे मैंने कहा, लिटरेचर में कल्चरल रिसर्जेंस जो अभी देख रहे हैं आप, इसके पीछे पन्नू कश्मीर का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी कैंपेन का। उसमें ये भी देखिए कि मेरे इस बैकग्राउंड की वजह से, मैं चूँकि कल्चर से आदमी हूँ, मैं लिटरेचर से हूँ, हिस्ट्री से हूँ,
मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया, अपने राइटर्स फ्रेटर्निटी को, हमने लिटरेचर एग्जाइल की जो मैंने बात की, और आर्टिस्ट को किया, रंगकर्मियों को किया, और मेरे कश्मीरी पंडित जो हमारे अशोक पंडित हैं उनकी वजह से अनुपम खेर जुड़ गए, उनकी वजह से कई लोग जुड़ गए। तो ऐसे में रंगकर्मी, स्टेज, और हमने मोतीलाल केम्मू जी को नाम याद किया जाना कि उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। वो कुंजवानी में रहते थे, वो कुंजवानी से आकर के यहाँ कैंप में, ट्रांसपोर्ट कैंप में आते थे। मैंने उनको इनवाइट किया, वहाँ ट्रेनिंग करते थे बच्चों को रंग कर्म देने की, उसमें कई लड़के थे, और फिर हमने उसका ये किया, रंगमंच भी किया, तैयार करने की कोशिश की। हमने एक इसकी सोची अखबार की, अखबार नहीं था, अखबार कुछ लोग कहते हैं मार्तन को रिवाइव करो वगैरह करो। हमने कोशिश की कि एक कश्मीर सेंटिनल नाम से रजिस्ट्रेशन हो, वो बना। उसके श्याम कौल जी एडिटर बने, उसके बाद स्वर्गीय रामकृष्ण भारती, आर के भारती जो आपके दोस्त हैं ना, किंग भारती, उनके पिता वो भी रहे, और वो उस डायरेक्शन में भी काम किया। और उसके बाद हमारे एक अपने कॉमरेड थे शुभन जी बाचलो, उसको भी काम दिलवाया उसे। तो कितना चला आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किलें होती है। उसके बाद हमने, चूंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, फर्स्ट वर्ल्ड कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सुरेश रैना आए थे ओवरसीज कश्मीरी एसोसिएशन से, और काक साहब भी थे, आए थे। तो इंदर काक के बड़े भाई रवि काक शायद, तो मैंने अपील की वहाँ, मैंने कहा हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं, क्या आप कोई मोबाइल वैन नहीं दे सकते हैं हमके, ताकि वो मोबाइल हॉस्पिटल लेके जाए। उन्होंने कहा वेट, तो वहाँ से फिर एक मोबाइल वैन आई। हमने यहाँ श्री भट्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया, तो फिर वो मोबाइल वैन लेकर के हम जाते थे उसमें मेडिकल, उसका सपोर्ट किया मोती कौल ने, वो प्रेसिडेंट थे उन दिनों कश्मीरी पंडित एसोसिएशन मुंबई के। उसने कहा जिसमें इसका खर्चा है वेयर एंड टायर उसमें मैं करूँगा, क्योंकि इसमें एक ड्राइवर लगेगा, इसमें कौन, तो वो कश्मीरी पंडित एसोसिएशन मुंबई ने किया। इस तरह सब लोगों ने अपनी अपनी ओर से किया हुआ है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पनून कश्मीर ने एक मैप क्रिएट किया है, एक लोगो बनाया है, वो बहुत ही वायरल है। मतलब हर जगह आप देख सकते हैं, उसपे उसके ऊपर बातें होती हैं, ये क्या है, ये जो मैप है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, जब हमने पनून कश्मीर की बात की कि हमको कश्मीर घाटी के अंदर मार्गदर्शन के हिसाब से ये एरिया चाहिए जो आइडेंटिफाइड हमने किया। अब ये तो बात कहने की है, हमने आइडिया दिया, इसको विजुअल इफेक्ट जब तक आप नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब सामने आना चाहिए। इसके कई मैसेजेस थे, तो हमने फिर मैं कहूँगा, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना भी चाहिए, कोई परवाह नहीं है, वीर मुंशी की सहायता से, और हमने और शैलेंद्र साथ के थे, ये मैप बनाया। इसमें एरिया कितना है, कैचमेंट एरिया क्या है, स्ट्रेटेजिक क्या है वगैरह, ये सारा बनाया। तो ये तो ठीक है, आपने ये होमलैंड का, पनून कश्मीर का, जो पनून कश्मीर का होमलैंड का मैप, और आते ही कि क्या है, कहाँ से कहाँ तक होगा, कौन कौन सा एरिया है, इसमें जानना चाहेंगे कि ये एरिया कौन सा है। हाँ, देखिए, ये जब आप देखेंगे ना, इसमें आपका कश्मीर घाटी में प्रवेश करते ही जो एक तरह से टेंग साहब कहते थे सिस्ट जेहलम भी कहो इसको, यानी जेहलम के उस साइड में, तो टेक्निकली अलग इसका नाम है, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ एंड ईस्ट या जो भी कहो, लेकिन इसमें एरिया अनंतनाग आपका पड़ता है। वहाँ से चलिए तो सारा ये अच्छा बल से होते हुए पहलगाम जाएगा, उसके ऊपर जाइए तो सोनमर्ग जाएंगे, और इधर अवंतीपुरा से लेकर के पूरा जो वितस्ता के इस साइड है, तो ये हमारा है जी। और यही साइड क्यों है दक्षिण कश्मीर का, क्योंकि अभी की आज की तारीख में, अभी 40-50 साल पहले तक भी कश्मीर के जो असली प्राचीन और वाइब्रेंट तीर्थ है वो उसी जगह साइड है। अनंतनाग आपका है, काउंसर नाग का, और आपको पता है काउंसर नाग से क्रमसर नाग विष्णुपाद कहते हैं, वो अब बार बार याद आती है विनोद पंडिता की जो किंग ये लोग चलाते थे, बैन किया गया, नैरेटिव बदला गया कि ये आपका ट्रेडिशनल रूट नहीं है वहां जाने का, जो कि हजारों साल से है, नीलमत पुराण में है, हर जगह है। और वहां एक गांव है दिवसर से पहले, परगचू बोलते हैं, परगचू के ब्राह्मण पूजा के लिए जाते थे वहां।
तो हमारा डिनाइल है, ये हिस्ट्री मिटाई जा रही है, ट्रेसेस मिटाए जाते हैं, कल्चरल इरोजन, जिसको कल्चरल जेनोसाइड कहेंगे हम। ऐसे में जो मैप है इसमें हमने कोशिश की कि वो सारे एरिया रहें जिसमें कश्मीरी पंडों की कंसंट्रेशन हो। इतना ही नहीं कि वो जाकर के रहने लगे, उनके लिए एक पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बने। वो होता है कि आम फाम भाषा में हम कहें कि आपका इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होने चाहिए, जहां से आपको फिर किक आउट ना किया जा सके। उसके लिए क्या करना है, जैसे कि एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण अंदर हो। जैसे मान लीजिए आप आसाम भाषा में इसको इंटेलेक्चुअलाइज ना करते हुए एक चंडीगढ़ का निर्माण अंदर करिए, एक पौंडीचेरी अंदर, पुडुचेरी बनाइए कश्मीर के अंदर। जब यूटी बनेगी तो उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, सिक्योरिटी, एजुकेशन, रोजगार वगैरह वगैरह सब कुछ आएगा, तो वहीं तभी रह सकोगे। तो ये जो मैप हमने दिया इसमें लोगो है, आपने लोगो देखिए, फर्स्ट टाइम आपने लोगो दिया। लोगो आप ध्यान से देखिए तो श्रीनगर जो है ये श्रीनगरी है, इसमें श्री यंत्र के आधार पर ये है। और श्रीनगर श्रीनगरी के श्री विद्या का केंद्र होने से उसमें श्री यंत्र है ऊपर लगा हुआ। तो वो हमारा क्योंकि वो हमारी हिस्टोरिकल, स्पिरिचुअल, सिविलाइजेशनल कनेक्टिविटी के साथ हमको जोड़ता है एक लाइसेंस। एक इतना ही नहीं किया पन कश्मीर ने आपको झंडा दिया, फ्लैग दिया। और वो फ्लैग जब दिया आपको, यानी आप एक मूवमेंट का नक्शा दे रहे हैं, आइडियोलॉजी दे रहे हैं और उसका विजुअल सिंबल्स क्रिएट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप उसको फ्लैग दे रहे हैं। ये कब हुआ है? येलो कलर क्यों चुना? हाँ, बहुत अब ये हुआ। हाँ। अब क्या करें, ये बनाना है। और मैंने सहयोग लिया पंडित त्रिलोक जी का। त्रिलोक जी तो एमिनेंट है, पद्मश्री हैं। ये पद्मश्री तो खैर उनको नहीं दिया गया, जो देना चाहिए था वो उससे बड़े हैं और बहुत ही पायनियरिंग आर्टिस्ट हैं हमारे स्टेट के। और उनसे भी सहायता ली। जो उसमें जो सिंबल है नीचे, लोगो है, वो है कश्मीरी में उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, द्वितमून। द्वितमून जो है वो स्टार पर प्लैनेट है, प्लांट है, यानी वो कॉस्मिक आपके डायमेंशंस को एड्रेस करता है। उसमें 7 हैं, भू भुव स्व तपा महा जना सत्यम, तल अतल पतल, ताल पतल, तल अतल रसातल महातल पाताल, ये 7 और 7 14 बनते हैं। तो और फिर नीचे स्टार है, वो स्टार आपके श्री चक्र में भी है। तो ये सिंबॉलिक है इसमें। उसको सेट करने के लिए मैंने त्रिलोक जी से मान लिया। और त्रिलोक जी के बारे में ये कहूँ, त्रिलोक जी कश्मीर में जो आर्ट मूवमेंट रही है उसके 4 फादर्स में है। और ये 4 फादर्स में उन्होंने खुद वॉलंटियर किया। मैं उनके घर गया था एक बार, वो कश्मीर टाइम्स के पीछे एक मोहल्ला, वहाँ रहते थे। फिर यहाँ जो आपका है न्यू प्लॉट्स के सामने वो मंदिर है, हलवाई की दुकान, वहाँ भी किराया। उन्हें वॉलंटियर किया, कहा मैं आपकी मूवमेंट से जुड़ना चाहता हूँ। खुद ये आर्टिस्ट लोग ऑफर कर रहे थे। फिर आपके मैंने नाम लिया, रतनलाल शांत हो, शेखर तोशखानी हो, क्षमा कौल हो, महाराज संतोषी हो, और आपके यहाँ तक कि दिलीप तक की, सब ने इसको लेकर लिखा। ये हिंदी वाले हैं, कश्मीरी में लिखा। मैंने चमनलाल चमन की पोएम लीजिए, राजेंद्र मसरत लीजिए, ये सारे के सारे लोगों ने एक बहुत ही एक कॉर्पस खड़ा किया। तो ऐसे में ये अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो ये जो मैप आया, फिर अब ये किया आपने, फ्लैग की बात की, झंडा। अब आपने कहा कि ये कलर वेद में लिखा है, ये वैदिक कलर है। ये जो देखो आप कहते हैं ना, ये वर्णन अरुण संत केतवाह, ये वो जो है ये वैदिक रिकमेंड, वेद में इसका मेंशन है इस कलर का। और डायमेंशन इसका क्या है, जो आपका नेशनल फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा झंडा है, जो उसका डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई वही इसकी है। बीच में हमने अपना सिंबल रखा है, कश्मीर को डिपिक्ट करता है। और जो उसमें 3 स्ट्रिप्स आप देखेंगे वो तिरंगे झंडे की हैं, तो जो तीनों रंग हैं, सैफ्रॉन है, वाइट है और ग्रीन है। तो इसका साइज
डायमेंशन वो सारा, क्योंकि इसमें भी आपको लगे कि कश्मीर जो है फाउंटेन हेड ऑफ इंडिया है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो इस तरह आपकी मोमेंट को पन कश्मीर को झंडा मिला, पन कश्मीर को लोगो मिला, पन कश्मीर को ये जो सॉन्ग है मैंने कहा ना जिस कहते हैं अश्वतरण कश्मीर आज पगा सुलिचीर सारनी, ये रिजॉल्व है, ये इसका एंथम है और क्यों जाना है वो भी उसमें स्पष्ट है। तो इस तरह अचीवमेंट्स में ग्लोबल कनेक्टिविटी, बच्चों के साथ कनेक्टिविटी, लेडीज़ में कोई काम की हमने पर्याप्त नहीं किया, हम टूट गए, हम छिटक गए, कुछ कर नहीं सके, कितना कुछ सोचा था, रिसोर्सेज नहीं है, फिर एक नई जनरेशन जो आप जैसी है वो बिखरी हुई है, इसमें कोऑर्डिनेट करने में कई डिफिकल्टीज आती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, मैंने अभी मैसेज में भी दिया था, इट मे बी ए लॉन्ग वे, इट मे बी ए डिफिकल्ट वे, बट इफ इट इज द ओनली वे देन इट इज द शॉर्टेस्ट वे। आपको यू हैव टू कीप फाइटिंग, कीप ट्राइंग। तो इसलिए ये लंबा इतिहास है, लंबा संघर्ष है, और जब तक आपका दुश्मन आप पर अटैक किए जा रहा है, आपने भी वापस करते रहना है। तो इस तरह अचीवमेंट्स हैं जो एनफ नहीं है, शायद लग सकता है कि जी। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ कोई नहीं था। इंडियन स्टेट ने कभी हमारा साथ नहीं दिया, किसी भी सरकार ने, जो भी सरकार 90 में थी, जो आज भी है। इन्होंने मूल इशू जो कश्मीरी पंडितों का है, जलावतनी का है, निर्वासन, इसको कभी एड्रेस नहीं किया। हम बार बार चिल्ला रहे हैं जेनोसाइड है, इसको मानो, नहीं मान रहे। ये भैया रिलीजियस क्लीनिंग है, इसको मानो, नहीं मान रहे। उन्होंने क्या किया, आपने कितने नैरेटिव्स के साथ फाइट किया। ये जी माइग्रेशन है, टर्मोइल है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, अब टेररिज्म नहीं होता है, अब नहीं होगा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप। ये तो सीधे सीधे जिहादी जिहाद है, ये जेनोसाइडल वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट है, इंडियन नेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन में अटैक है। तो सरकार में, किसी भी सरकार में डायरेक्ट इसको एड्रेस नहीं किया। जब तक सरकारें डायरेक्ट एड्रेस नहीं करेंगी, जैसे हमने 2020 में पनुन कश्मीर ने पनुन कश्मीर जेनोसाइड एंड प्रिवेंशन, ये एट्रोसिटीज प्रिवेंशन बिल बनाया, उसको भेजा, और इसके आर्किटेक्ट हैं मेनली हमारे टीटू गंजू जी हैं, अजय जी हैं, और मेरा नाम भी उसमें ऑर्गेनाइजेशनली लिखा हुआ है। ये बिल गया पार्लियामेंटेरियंस को, ये बिल गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, मोदी जी को, ये बिल गया होम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को, तमाम। इसमें ये है कि भैया ये एक्सेप्ट करो, ये जेनोसाइड है, इसको रिकॉग्नाइज करोगे, रास्ते खुलेंगे, रास्ते इसकी वापसी के खुलेंगे। अब आप मुझे कहिए, आप कैसे कह रहे हैं। देखिए लेक्सिकॉन्स का भी फाइट है। आपने लेक्सिकॉन, जैसे मैंने कहा, माइग्रेशन, ये बहुत लंबा है। 1947 में अक्टूबर में पाकिस्तान ने पहला हमला कश्मीर पर किया, जो जिहाद ही था, उसका आपने नाम दिया है ये कबायली लूट है, ये ट्राइबल है। तो ट्राइबल कहने से खत्म हो जाता है। इसी तरह हम कहते हैं कि ये जो समस्या हमारे साथ है, जेनोसाइड, इसको मानो और इससे वापसी खुलेंगे। जब आप जेनोसाइड लेके जाएंगे वर्ल्ड में, तो उनको पता है हॉलोकॉस्ट क्या होता है, जेनोसाइड क्या होता है, तो एकदम उनके कॉन्सेप्ट। फिर आप जेनोसाइड के विक्टिम्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए जो भी कदम उठाएंगे, आपका कहीं विरोध नहीं होगा, सब लोग कहेंगे जेन्युइन है। जब आप उनको कहेंगे जी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, उन्होंने ये, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़े। ये टेररिज्म नहीं है, ये माइग्रेशन नहीं है, ये जिहाद है, और जिहाद आपको नहीं छोड़ेगा। उनका एम है इंडिया को खंड खंड करना, और पनुन कश्मीर उसके खिलाफ एक ये है। और इसलिए चैलेंज बहुत है, चैलेंज अभी भी बहुत है। हमारी कोई सुनता नहीं है। इतना करने के बावजूद हमारी डेथ रेट देखिए कम्युनिटी की, हमारे बर्थ रेट देखिए, सारा अफेक्टेड है। अगर आपका डेमोग्राफी ही बदल रही है तो ये कितना चैलेंजिंग है। डॉक्टर साहब, यहाँ चैलेंजेस से बात करने से पहले हम लोग एक और बात इम्पोर्टेंट है, जी, जो पार्ट रहा है बाला साहब ठाकरे जी का कश्मीरी पंडितों के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप। बहुत अच्छा आपने कहा। देखिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें, पिछले 200-300 साल में हम नहीं भूल सकते हैं 9वें गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, जिनकी वजह से सरवंश, उनको तो हिंद की चादर कहते हैं, और वो हमने
कहा भी और बिल्कुल, किया। बिल्कुल। वो उसकी वजह से आज हैं। उसके बाद अगर हम देखें 90 में जो रोल जम्मू ने किया, ये उससे कम नहीं है। बिल्कुल। लाखों लोग आ रहे हैं और शरण ले रहे हैं, लाखों लोगों को इस शहर ने शरण दिया। यहाँ हम बच गए, यहाँ हम रह सके, यहाँ हम बैठ सके। डिफ़िकल्टीज थी, इन लोगों ने दिलों के दरवाजे तक खोल दिए रहे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जम्मू को खाली अगर कहना है, जम्मू को कहिए शरणागत वत्सल जम्मू है। ये शरणार्थियों का आश्रय है, वो रोल ये है। तीसरा अगर हम देखें तो हम देखते हैं जगमोहन जब 18 जनवरी 1990 को आए, तो अगर उनकी ही किताब देखें या अपने अनुभवों को याद करें, वो कहते हैं टोटल सरेंडर था इंडियन स्टेट ने। इंडियन स्टेट की अथॉरिटी ही नहीं थी कश्मीर में, ये लगभग निकल चुका था। ये खुद राजीव गांधी तक ने भी कहा जब वो आए थे, वो विजिट लेकर, कश्मीर ऑलमोस्ट निकल चुका था भारत के हाथ से, था ही नहीं, इंडियन अथॉरिटी के नाम पे कुछ नहीं था। ऐसे में आपने जगमोहन को भेजा और 5-6 महीने में ही वापस कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जो कश्मीर आपके पास आज है, उसको बचाने में बहुत बड़ा हाथ जगमोहन का है। और चूंकि उसने बचाया कश्मीर को, कश्मीर हमारी रगों में है। पोस्ट एक्सोडस ये कहा जाता है जगमोहन ने निकाला, ये बंकम है, बेसलेस है, ऐसा कोई वजूद नहीं है। लेकिन जो एक्सोडस के बाद कश्मीरी पंडित जो रेफ्यूजीज थे, उन पे जितना थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अटेंशन और एक्शन हुआ, उनकी वजह से वो सिंपैथेटिक था, हम थोड़ा बच सके उनकी वजह से। एक उसके बाद अगर कोई बड़ा रोल किसी ने निभाया, वो हिस्टोरिक है शिवसेना के बाला साहब ठाकरे जी का। और ये भी यहाँ बताता चलो लोग जाने कि कश्मीरी पंडित कभी शिवसेना के साथ कश्मीर में नहीं रहे, कभी आरएसएस के साथ फुल्ली नहीं रहे, क्योंकि वहां जो डेमोग्राफिक्स दबाव आप पर था, जो ब्रूट मुस्लिम मेजॉरिटी में आप रहते थे, आप दिल में होते हुए भी शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। आपके लिए यही था कि जैसे तैसे मैं जीऊं। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के पास जब हमारे लोग पहुंचे, हमारी व्यथा पहुंची, और उस व्यथा से व्यथित होकर उन्होंने जितने भी 800 से ज़्यादा प्रोफेशनल कॉलेजेस थे, उनमें 2-2 सीटें ऐड की, यानी 1600 सीटें ऐड की, और वो हमारे लिए ऑफर की। और आज जो आपकी पीढ़ी के लोग हैं, मेरी बच्चों की पीढ़ी के लोग वर्ल्ड ओवर हैं, तो वो जो रोज़गार उनका है, जो उनके पास लीडरशिप है, वो उसी वजह से, उनके एक एक्ट से है। अब ऐसा है कि ऐसे उपकार करने वाले अवतारी पुरुष, उसको हमारे कश्मीरी पंडित कहते हैं, उसके लिए हमने क्या कभी सम्मान किया? बिल्कुल। हमारे लिए प्रायोरिटी था। सेकेंड वर्ल्ड कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस जो 1998 में श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में ही हुई जी, उसमें हमने जो शारदा सम्मान, मैंने कहा कि हमने कितने लोगों का शारदा सम्मान किया, उसमें इवन यहाँ जम्मू 3rd, आप स्वयं वहाँ थे जम्मू में, तो अमरनाथ वैष्णवी जी को भी ये किया, त्रिलोकीनाथ टिक्कू जी को गया, कई लोगों को गया। तो उसमें सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में हमने बाला साहब ठाकरे जी के नाम शारदा सम्मान दिया, उनकी सेवाओं के लिए, जिनकी वजह से हम बचे हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक छोटी सी उनका पर्सनल याद है। मेरे भाई कई संस्मरण है, कहते में जाए तो रात निकल जाएगी, दिन पूरा बीत जाएगा, बात नहीं खत्म होगी। एक बार क्या हुआ कि कई लोग ने मिसशिफ की, कोई लगभग 30-40 चिट्ठियाँ बाला साहब ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ पहुंची, कश्मीरी पंडितों के नाम से गई, पंडितों के नाम से गई। और जब वो जाती रही और उनको बड़ा धक्का लगा, यार मैंने इतना किया इनके लिए, ये ऐसे लोग हैं क्या? तो उन्होंने एक घोषणा की, बंद कर दो, ये बंद हो गया। और मुझे दिल्ली से, मुंबई से फोन आया, वहाँ मोती कौल जी थे, वहाँ अशोक पंडित थे, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, आप क्या करें? तो हमने क्या किया, हमने तुरंत ये डिसीजन लिया कि हम अगले वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बाला साहब ठाकरे जी को सम्मानित करना चाहते हैं शारदा सम्मान से। उसकी चिट्ठी वहाँ भेजी और वहाँ अपॉइंटमेंट उनसे लेकर बाला साहब ठाकरे जी के उसमें मातृ छाया में गए।
वहाँ मोती जी गए, अशोक पंडित गए, रीता कोल गई, नीरजा पंडित गई, और भी कई लोग गए। मैंने कहा वो डेजोरू पेजोरू पहन के गए और उसका वो जो हमारा होता है ना, तो उनको पत्र दिया सर ये। तो फिर मैं भी गया, जब वहाँ पहुँचा मेरी वो मुलाकात, तो उन्होंने कहा ये क्या है, एक ओर से तो ये है, दूसरी ओर से ये क्या है। तो उन दिनों संजय निरुपम जो अब कांग्रेस में थे, बाद में छोड़िए, वो उन दिनों सामना अखबार चलाते थे शिवसेना का। तो मैंने उनसे कहा कि जो मेरी जानकारी थी, दो बातें मैंने कही। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा दादा ठाकरे साहब, मुझे दो बातें करनी। एक तो ये, एक 91 वर्षीय हमारे एक बुजुर्ग हैं मुट्ठी कैंप में, दीनानाथ जी, उन्होंने मुझे, जब उनको लगा कि आप बाला साहब ठाकरे जी के पास, उन्होंने एक संदेश मुझे कहा करने को, तो मुझे वो करना। कहा हाँ क्या? मैं उठा और मैंने उनके चरण छुए। उन्होंने ऐसा मत करिए। मैंने कहा ये उनका, मैंने कहा ये हम सब की ओर से, आप अवतारी पुरुष हैं। उन्होंने मुझसे कहा ऐसा। दूसरा मैंने कहा ये चिट्ठियों की आपने बात की, मैंने कहा सर हमारी समझ से ये उन लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं जो जलते हैं इस बात से जो आपने हम पर उपकार किया कि हाँ आप में और हम में मतभेद हो। मैंने कहा ये बात है। तो दूसरे दिन से स्टार्ट हो गया, फिर सामना में छपा। तो इस तरह से उनका उपकार हम भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते, पूरा समाज नहीं भूल सकता। डॉक्टर साहब, अंत में जो इम्पोर्टेंट बात है वो चैलेंजेस अभी क्या क्या है, क्योंकि आपने बीच में चैलेंज की बात की, मैंने रोका आपको क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ विस्तार से कि आज के ज़माने में 2025 में हम आ चुके हैं, अभी 35 साल पूरे हो चुके हैं कश्मीर से पलायन हुए। आपको क्या लगता है कि अभी कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो बाकी हैं, जो फेस करने हैं समाज को, और इसके साथ साथ क्या हमारी जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन तैयार है वापस जाने के लिए? देखिए 2 3 4 5 बातें आपने एक साथ कही। सबसे पहला चैलेंज ये है कि जो भी आपका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पेंसेशन है, जो सरकार है केंद्र में, उस पर लगातार पहुंचने की कोशिश करना, उनको लगातार बताने की कोशिश करना कि ये समस्या जो 35 साल से एड्रेस नहीं की गई है, आप करिए। आपने किया, आपने 370 ऐतिहासिक ये न्यूट्रलाइज किया, आपने एनएल किया, आपने 35A को निकाल दिया, और आपने रिऑर्गेनाइज करके लद्दाख को अलग करके लद्दाख को बचाया। ये ऐतिहासिक, और इसे पन्नू कश्मीर ने ज़बरदस्त स्वागत ही नहीं किया। और हम 35 साल से तो यही कह रहे थे, हम 370 के खिलाफ शुरू से थे, ऐसा नहीं है। तो ये किया, लेकिन उसके बाद रिऑर्गेनाइजेशन के बाद जो कश्मीरी पंडितों का वापसी का, रिहैबिलिटेशन का, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन का मुद्दा है, उसको एड्रेस करिए। उसको एड्रेस करने के लिए आपको जिनोसाइड मानिए, और जिनोसाइड के विक्टिम्स हमको वहाँ बसाइए। बसाने को लेकर हम इस तरह जाने को तैयार नहीं है जिस तरह पैच वर्क और कॉस्मेटिक आप बात कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है जी वहाँ 2.5 करोड़ ये गए, विजिटर्स गए, वहाँ 200-250 फिल्मों की शूटिंग हुई, उससे मैं हम पर कोई उसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। ये ठीक है, आप सामान्य हालात इस तरह के हो गए, आप बताते थे, फिर आपने चुनावों के बाद देखा कि वो हालात एग्जिस्ट ही कहीं नहीं करते हैं। यानी वो आइडियोलॉजी ऑफ गन, आइडियोलॉजी ऑफ टेररिज्म वहाँ जिंदा है, उसके डायमेंशंस हैं। तो इसलिए जब तक ये चैलेंज हमारा है, और कश्मीरी पंडितों की ओर से मैं बोल रहा हूँ, पर कश्मीर का मेरा असेसमेंट है कि ये सरकार भी अगर बचती है मुख्य उद्देश्य को एड्रेस करने से, जिहाद को एड्रेस करने से, जिहादी टेररिज्म को एड्रेस करने से, फिर हालात, फिर ईश्वर ही बचाए इस देश को। और लेकिन हम सब की आशा है, और हम सब कश्मीरी पंडित और पन्नू कश्मीर भी मानता है कि इसी सरकार में वो दम है कि अगर करे तो यही सरकार कर सकती है, उनको करना चाहिए। ये भविष्य के लिए भी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि सरकार को मनाना, क्योंकि अभी तक नहीं लगता है कि इस सरकार में अपने तौर तरीके हैं जो हमको शायद लगता है, शायद क्या लगता है, हमको लगता है वो काफ़ी नहीं है, वो अप्रोच कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इनको नए सिरे से अपनी कश्मीर पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए, एक। दूसरा, हम कम्युनिटी में जो देखते हैं वो तो पॉलिटिकल पक्ष हुआ ना, कम्युनिटी में चैलेंज क्या क्या है? कम्युनिटी चैलेंज ये है कि यंगस्टर्स जो हमारी पीढ़ी है, प्रौढ़ पीढ़ी जो थी, वो चल बसी है, बहुत ख़त्म है, एल्डर्स नहीं है अब, या जहाँ हैं तो वहाँ सीनियर सिटीजन रह गए हैं, घरों में सीनियर सिटीजन हैं, दो बूढ़े बच्चे हैं, बच्चों को बाहर निकलना पड़ा है।
ऐसे में ये जो डायस्पोरा नया है, इस डायस्पोरा को आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इसको आप एक पॉजिटिव एनर्जी में कैसे बदल सकते हैं, पॉजिटिविटी में। और कई चीज़ें सोशियोलॉजिकली भी कहें, सोशियो एंथ्रोपोलॉजिकली कहें, आप जो एक समाज बदलता है उसमें इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, इंटरस्टेट मैरिजेस हैं, वो जो इश्यूज हैं आपके, उनको आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं। हमारा मानना ये है, मुझे लगता है कि समूचे पन्नून कश्मीर की ओर से ये मैसेज है कि ये इसको आप एक सपोर्ट स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट करिए। मतलब अगर हमारी कम्युनिटी में से 2000, 4000, 5000, 6000, 10,000 तक भी बच्चियां गई हैं और भी बच्चे आई हैं, ये इंटरेक्शन बहुत आजकल के ग्लोबलाइजेशन में तो कॉमन बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसको कैसे हम एक सपोर्ट स्ट्रक्चर के रूप में खड़ा कर सकते हैं, ताकत हमारी बने। कि आप मान लीजिए एक कश्मीरी पंडित परिवार से आप हैं, आपने कोई शादी ब्याह करना है, तो कम से कम कितने इनविटेशन कार्ड आप छापते हैं? 500, 400, 600। इसी तरह मान लीजिए 10,000 हमारी अगर इस तरह की फैमिली है, उनको मल्टीप्लाई करिए 4,000 से, 400, 500, तो लाखों की संख्या में हमारे पास एक कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसको एड्रेस करके ये एक नया चैलेंज है कि उनको कैसे हम जोड़ें, उन घरों में हम कैसे कश्मीर की व्यथा को ले जाएं। और इसको तीसरा चैलेंज हमारे पास है कि हम इसको फॉरगेट न करने दें। जब तक आप अपनी पेन को जिंदा रखोगे तब तक आप जिंदा हैं। जिस दिन आपने कॉम्प्रोमाइज किया, यू आर गॉन। क्योंकि आप बड़े हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, आप गोरे हो सकते हैं, आपसे बड़े गोरे हो सकते हैं। आप जब तक कि आप कश्मीरी हिंदू हो, भट्ट हो, आप कल्चरल कश्मीरी पंडित हो, तब तक ही आप एक। दूसरा जो डायस्पोरा यंगस्टर्स है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से भी और एज पन्नून कश्मीर कन्वीनर, जैसे आप कहते हैं फाउंडर कन्वीनर, ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस सारी मूवमेंट को दूसरे जनरेशन जो है, हमारी आपकी जनरेशन जो है, और उनके हाथ में कैसे थमाया जाए, एक नए यूथ सामने आ जाए, ग्लोबली आ जाए। हम साथ हैं, हम रहेंगे, हम एक्सपीरियंस। तो बहुत बड़ा चैलेंज ये हमारे सामने है। एक तो जो हमारी आइडेंटिटी का इरोजन हो रहा है, कल्चरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, ये कितना कुछ बचा सकते हैं, लैंग्वेज कैसे बचा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, ये सारे सवाल हमारे सामने हैं। और इस दृष्टि से देखें तो अभी जो आने वाला है 19 जनवरी, ये हमारा जो 33वां 34वां ये है निष्कासन दिवस, इस पर हमने फोकस किया यूथ पर ही। ये सारे लोग जगती आएंगे, पूरे देश भर से हमने यूथ को बुलाया। तो उसका अर्थ ये है कि यूथ को कनेक्ट करो, यूथ को सामने लाओ, और यूथ मैसेज, और एक इट हैज टू बी ए यूथ मूवमेंट नाउ। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने 1990 से लेके अब तक सारी बातें की पन्नून कश्मीर के बारे में, पन्नून कश्मीर ने क्या कार्य किए हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, और आने वाले समय में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस समाज को आगे लाने के लिए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और मैं दर्शकों से ज़रूर ये कहूँगा कि अगर उनके मन में भी कभी कोई सवाल है डॉक्टर साहब से पूछने के लिए, वो ज़रूर लिखें। हम ज़रूर डॉक्टर साहब को फिर से बुलाएंगे और उन सवालों को ज़रूर पूछेंगे डॉक्टर साहब से। जय पन्नून कश्मीर। और आप देखते रहिए द राइट न्यूज़। फिर से किसी नई शख्सियत से आपसे मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज़।